पॉलिटिक्स का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा गिर चुका है और कुछ भी इस ज़बान से किसी दूसरे के लिए लांछन लगाए जा रहे हैं और वो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है कि जो सोची भी नहीं जा सकती। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक डिसिप्लिन्ड और अच्छी ज़बान से जो दूसरे की खूबियाँ हैं उसको भी बयान करना चाहिए और जो अपनी कमज़ोरियाँ हैं उस पर नज़र रखना चाहिए। रंगमंच की इस दुनिया में किरदार कई निभाने पड़ते हैं। नमस्कार, मैं कौशिकी त्रिपाठी आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने खास कार्यक्रम अतिथि उवाच में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराना चाहेंगे कि जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हम लोग पहले भी उनसे बहुत बार बातचीत कर चुके हैं, लेकिन आज जो बातचीत का विषय होगा वो थोड़ा सा अलग ज़रूर होगा। जी हाँ, आज हमारे शो के मेहमान बने हैं नवाब जाफ़र मीर अब्दुल्ला साहब, जो लखनऊ को काफ़ी लंबे समय से देख रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत और इस्तकबाल है। लखनऊ का मिजाज कुछ बदला बदला सा लग रहा है। हाँ जी हाँ, इस पर क्या कहना है? देखिए, मिजाज ऐसा है कि हमेशा से इसके ऊपर सरप्राइज़ था कि क्या होने वाला है। अखिलेश यादव के काफ़ी चांसेस थे, लेकिन जो आपके रिव्यूज़ आ रहे थे उसमें ये हुआ कि अल्टीमेटली अखिलेश यादव ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया और योगी हुकूमत फिर से वापस आ गई। लखनऊ का जो एक माहौल रहा था, जो यहाँ की एक गंगा जमनी तहज़ीब रही थी, उसमें ज़रूर फ़र्क लाया गया है। और ये इस हुकूमत ने जो अब आई है, पिछली हुकूमत से लेके एक एथॉस जो था लखनऊ का, उसको ब्रेक करने की कोशिश की और ज़्यादातर एक इस तरह का माहौल बनाया गया कि जो अच्छा नहीं है। कहा ज़रूर गया कि सबका साथ और सबका विकास और सबका ये सब, लेकिन ऐसा है नहीं। तो मेरी उम्मीद ये है कि वो सब सबक लेते हुए, जीत जाना एक अलग बात है, लेकिन जो अपने वादे किए हैं उनको निभाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद यही करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर जो वादे कर रहे हैं उनको निभाएंगे, जो कि पिछली सरकार में देखने को नहीं मिला। हद हो गई कि मुहर्रम में अज़ादारी के ऊपर पाबंदी लगाई गई। जो ताज़िए बनाते थे और उनके नाम के होते थे कि 1400 बरस पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो इंसानियत के लिए क़ुरबानियाँ दी, अपने पूरे कुनबे को और अपने जानिसार को निसार कर दिया, उनकी अज़ादारी जो कि बक़ा के लिए थी, ह्यूमैनिटी के लिए थी, उसमें ताज़िए बनाने पर पाबंदी, ताज़िए रखने पर पाबंदी, ताज़िए उठाने पर पाबंदी और ताज़िए दफ़न करने पर पाबंदी। अगर इस तरह का रवैया है तो ज़ाहिर है कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो इंसानियत के लिए क़ुरबानियाँ दे उसकी अज़ादारी ना करने दी जाए, ये बहुत अफसोस की बात है। बहरहाल मंदिर हों, घाट हों, उन पर ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है और लखनऊ पर कम। तो मैं उम्मीद यही करूँगा कि एक बैलेंस्ड रवैया रहे, सबके साथ सबका विकास, और जो भी अपने नारे हैं उनको पूरा किया जाए। तो अपने शहर के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपनी कंट्री के लिए, अपने माशरे के लिए और अपनी जो भी एक सोसाइटी है उसके लिए बेहतर होगा। तो आप इस बात से सहमत नहीं हैं कि वो जो कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास, आप इस चीज़ से सहमत बिल्कुल नहीं नहीं, हैं? बिल्कुल नहीं।
लेकिन वो तो कहते हैं कि और उनका ऐसा मानना भी है कि सबका साथ हो भी रहा है, विकास हो भी रहा है। अगर ऐसा ना होता तो जो इस बार जो प्रचंड बहुमत से जीती है सरकार, तो आपको नहीं लगता है कि सर कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ ना होती तो फिर दोबारा से, क्योंकि उत्तर प्रदेश के इतिहास में एनडी तिवारी के बाद ऐसा हुआ है कि दोबारा से फिर से कोई सरकार रिपीट हुई है। देखिए ऐसा है, जीतना एक अलग बात है जी। दिल से किसी को सपोर्ट करना एक अलग बात है। अगर आप ये देखिए कि अखिलेश यादव ने कुल 4.5 महीने तवज्जो दी और ये पिछली सरकार से तवज्जो दे रहे थे। दूसरी चीज़ ये थी कि जो यहाँ का एक एथॉस है, एक माहौल है, उसको कॉमन बनाया गया, तो उसकी वजह से इनकी जीत तो हो गई, लेकिन बहुत से लोग वोट भले ही दे दिया हो लेकिन इनके मुवाफिक हैं नहीं दिल से। तो इनको चाहिए कि जो ये अपने वादे करें उस पर अमल करें और हर फ़िरक़े का, हर मज़हब का वो पूरा ख्याल रखें। और ख़ास तौर से ये जो गोश्त, ये जो कुरैशी फैमिली है, इनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, या अगर कोई मजहबी इदारे हैं उनके पास गोश्त ना बिके और पाबंदियाँ आयद कर दी जाएं, तो ये ज़ाहिर है कि उनकी रोज़ी रोटी के ऊपर एक हमला है और सबका साथ और सबका विकास तो नहीं है। अच्छा सर, आजकल देखने को मिल रहा है जो उत्तर प्रदेश तो क्या, अगर देखा जाए पूरे देश की जो राजनीति का स्तर है वो थोड़ा गिरता जा रहा है, क्योंकि उसमें जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है उसमें विकास की बात कम होती है और एक दूसरे पे लांछन ज़्यादा लगते हैं। इस पर आप, ये जो पॉलिटिक्स का एक जो लेवल गिर रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। पॉलिटिक्स का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा गिर चुका है और कुछ भी इस ज़बान से किसी दूसरे के लिए लांछन लगाए जा रहे हैं और वो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है कि जो सोची भी नहीं जा सकती। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक डिसिप्लिन्ड और अच्छी ज़बान से जो दूसरे की खूबियाँ हैं उसको भी बयान करना चाहिए और जो अपनी कमज़ोरियाँ हैं उस पर नज़र रखना चाहिए। अखिलेश यादव ने बहुत अच्छा काम किया था, बहुत से उन्होंने अच्छे चीज़ें की, जैसे हेरिटेज जोन था अपना, रिवर फ्रंट था, उसके अलावा भी सभी का ख्याल करते थे, तो ये नहीं कर रहे हैं। बहरहाल इनको ये सोचना चाहिए। अखिलेश जी ने कल एक ट्वीट भी किया था कि जहाँ पे शपथ ग्रहण हो रहा है वो हमारा ही उन्हीं का बनाया हुआ है। इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? देखिए उनका बनाया हुआ है और चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने बनाया, तो कोई खूबी नहीं की, तो इसमें कोई फ़ख्र की बात नहीं है। एक अच्छी चीज़ की, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत सी चीज़ें बनाई उन्होंने, लेकिन यह है कि उन्होंने जो अच्छी चीज़ें की ज़्यादातर उसके ऊपर इंक्वायरी सेटअप कर दी गई, निकला कुछ भी नहीं। लेकिन यह है कि ये एक मुतासिब बात है कि अगर कोई अच्छा कर रहा है उसके ऊपर भी इंक्वायरी सेटअप हो जाए, तो ये अच्छी बात नहीं है। जो अच्छी चीज़ है उसको अच्छा कहें और जो उन्होंने चीज़ें की हैं उस पर आपने उसका इनॉग्रेशन कर दिया, तो आप अपना कह रहे हैं कि मैंने किया, तो ये तो सही बात नहीं है। सर, आप लखनऊ को एक लंबे समय से देख रहे हैं, आपने लंबा वक्त गुजारा है। अगर मैं आपसे सीधा सवाल करूं कि कभी फ्यूचर में आपको एक पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का एक ऑफ़र मिले, सबसे पहला सवाल तो आप किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे? मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन ही नहीं करूँगा। अच्छा। मुझे ऑफर्स मिले, राजनाथ सिंह साहब जब चीफ मिनिस्टर थे जी। और हम लोग आज़ादारी के जुलूस की बहाली के लिए उनके पास गए थे, तो उन्होंने कहा आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। तो हम लोग किसी सौदे के लिए तो आए नहीं हैं, हमारा हक़ है और आज़ादारी के जुलूस जो हैं आप उनको बहाल कीजिए। आप चूँकि चीफ मिनिस्टर हैं, आपकी ज़बान में, आपके कलम में और आपके पास बेद भी है, ताकत है, तो हम अपना हक़ मांगने आए हैं। और अगर ये बहाल हो गई तो ख़ुद ब खुद लोग आपकी तरफ माइल हो जाएंगे। तो उन्होंने एक ऑफ़र दिया कि लखनऊ वेस्ट से आप हमारे लिए इलेक्शन लड़िए। मैंने कहा इसके लिए भी नहीं आए। उन्होंने कहा आपको पैसे भी देंगे लड़ने के लिए। मैंने कहा इसके लिए भी नहीं आए। पर उन्होंने कहा हम लोग अपना हक़ मांगने आए हैं
डीलिंग करने नहीं। किसी डील के लिए नहीं आए। स्वामी प्रसाद मौर्य भी 2 बार हमारे पास आए, उन्होंने भी ऑफ़र दिया, लेकिन हमारा मिजाज ही नहीं है। हम इतने बेगैरत नहीं हो सकते कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करें और अपना जहन, अपनी ज़बान, अपने मिजाज के ख़िलाफ़ जाएं। बेहतर यह है कि आप इंडिपेंडेंट रहें, जो आपके जहन में है और जो गलत बातें हो रही हैं आप खुल के उसको बयान कर सकें। और मेरी तो कोई इरादा नहीं है पॉलिटिक्स में आने का। ओके सर, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो रिपीट सरकार हुई, अगर आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसी योजनाएं हैं जिसको उन्होंने पूरी तरह से अमल किया, फॉलो किया और वो मुकम्मल हुई? आपको ऐसा लगता है आपके अकॉर्डिंग? देखिए, ऐसा है कि योजनाएं चल रही थी, उसी को उन्होंने और बेहतर किया। आप इस चीज़ को मानते हैं? बिल्कुल। ओके। उन्होंने दिखाया अपना, लेकिन शुरुआत किसी और ने की थी। अच्छा, इसमें भी विरोधाभास है? इसमें भी है कि शुरुआत हो चुकी थी। जैसे मेट्रो ट्रेन है, ये शुरुआत हो चुकी थी, वो चल रही है। आपके हाईवेज़ हैं, वो शुरुआत हो चुकी थी, ज़मीन एक्वायर हो चुकी थी, आप कर रहे हैं, आप अपना दिखा रहे हैं, तो ये विरोधाभास तो है ही। जब फिल्म सिटी का निर्माण कब से उन्होंने एक अनाउंस कर दिया था, लेकिन अभी भी ग्राउंड लेवल पे चीज़ें दिख नहीं रही हैं। देखिए, फिल्म सिटी उन्होंने बहुत सही लखनऊ में अनाउंस की थी और यहीं होना भी चाहिए थी। लखनऊ एक ऐसा हब है फिल्म इंडस्ट्री का कि यहाँ देखिए कितनी फिल्म शूट हो रही हैं। आज भी हमारे यहाँ एक फ़िल्म शूट होने वाली है, हाँ। गदर 2। इसके अलावा यहाँ कई फिल्म शूट हो रही हैं इसी दौरान। तो ये अखिलेश यादव ने लखनऊ को एक फिल्म सिटी बनाने का कर दिया था अनाउंसमेंट, लेकिन उन्होंने फिर वो नोएडा की तरफ किया। 1000 एकड़ ज़मीन उनको अलॉट की, तो वहाँ बनाने का मकसद क्या है? यहाँ आपके पास हर फैसिलिटी है, शूट करने यहाँ आएंगे, तो यहीं अगर स्टूडियो होता, यहीं सब कुछ होता, बहुत आसानियाँ होती, खर्च भी कम आता और बहुत बेहतर होता। लेकिन ये अपनी सोच है। नहीं सर, मोहसिन रज़ा को हटा करके दानिश आज़ाद जी को मौका दिया गया, इसे आप कैसे देखते हैं? भाई, मोहसिन रज़ा जो थे वो बहुत ज़्यादा बोलने लगे थे। ओके। वो ज़मीन पर पैर नहीं थे उनके, आसमान की नज़र थी, तो उनके ज़्यादा बड़बोलेपन से मेरे ख्याल से इनको हटा दिया गया। इसे आप देखते हैं कि ये सही रिप्लेसमेंट हुआ है? अब वो दानिश आज़ाद कैसा करते हैं वो तो देखने के बाद पता चलेगा, लेकिन मोहसिन रज़ा को तो देखा ही था। वो अपने मज़हब, अपने दीन और अपने ईमान को सेकेंडरी रख रहे थे और बीजेपी के घंटे उसको पहली तरजीह दे रहे थे। तो अपने दीन और ईमान से जो साथ न दे, तो आप उसका नज़रिया समझ सकते हैं, उसका एटीट्यूड समझ सकते हैं कि अपनी तरक्की के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। आपने शुरुआत में भी एक चीज़ बोली कि ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उन्होंने मंदिरों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और मस्जिदों पे नहीं। आपको ऐसा क्यों लगा? भाई, आप ये देख ही लीजिए, अब काशी और मथुरा की बातें हो रही हैं। अयोध्या बाबरी मस्जिद को ये हुआ कि 25 किलोमीटर दूर बनाया जा रहा है, और ये कि अयोध्या में कोई मस्जिद न बनने पाए। अगर कोई मस्जिद नहीं बन रही है तो इसका मतलब क्या है? पहले दौर में जब शाही दौर था तो मस्जिद और मंदिर, कुएं, इंदारे एक जगह बनाए जाते थे कि अगर फ़ौजें कहीं जा रही हैं तो उनका पड़ाव एक जगह पर हो, वो अपने मंदिर में पूजा करें, अपनी मस्जिद में नमाज़ पढ़ें, वहीं आराम करें और फिर आगे बढ़ जाएँ। ये काशी विश्वनाथ है, या और मंदिर हैं, या गोरखपुर में है। ज़मीनें सब नवाबी ने अवध ने दी। ये जो अयोध्या में हनुमानगढ़ी है,
उसकी ज़मीन नवाब शुजा-उद-दौला ने दी। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर जो है उसकी ज़मीन नवाब आसिफ-उद-दौला ने दी। और लखनऊ में ये जो नवाब वाजिद अली शाह ने दी है वो इन्हीं ने ज़मीन दी है। तो ये नवाबीन अवध ने कोई तफ़रीक़ा नहीं रखा और ये भी बहुत सेकुलर थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। जो उन्होंने इदारे बनाए और सेकुलर एस्पेक्ट से बनाए, अब उनको तोड़ा जा रहा है, उनकी बातें हो रही हैं और उनके लिए बहुत नुकसान पहुंचाने की बातें हो रही हैं। तो इससे आप नज़रियात समझ सकते हैं कि ये सेकुलर है या नहीं है। सबका साथ और सबका विकास तो तभी होगा जब जो इंसान की इबादतगाहें उनको भी इज़्ज़त दी जाए, उनके जो मानने वाले हैं उनकी सेंटिमेंट्स का ख्याल किया जाए और उनको उनके एथॉस को तोड़ने की बातें ना की जाए। मेरा तो यही नज़रिया है। आपके अकॉर्डिंग अगर आपसे कहा जाए कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इससे आपकी 3 बड़ी एक्सपेक्टेशन अगर आप उनसे करना चाहें तो वो क्या होंगी? सबसे पहले तो ये है कि जो आप कह रहे हैं सबका साथ और सबका विकास, उस पर आप कायम रहिए, वो कीजिए। फिर ये जो एक एथॉस को तोड़ा जा रहा है, ये जो गंगा जमनी तहज़ीब को आप मिटा रहे हैं, आप मंदिर और मस्जिद को तोड़ने की बात कर रहे हैं, यानी अलग करने की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और तीसरी चीज़ ये है कि आपको एक फ़िरक़े के लिए नहीं सोचना चाहिए। आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप होम मिनिस्टर हैं, तो आपको सभी का सोचना चाहिए और सभी की बहाली के लिए ख्याल करना चाहिए और कोई तफ़रीक़ा नहीं होना चाहिए। ये 3 चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, जो कि अपने मुल्क के लिए, अपने माशरे के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए और यहाँ के एथॉस के लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। और अगर ऐसा नहीं किया तो हिंदुस्तान जो है तबाह व बर्बाद हो जाएगा। जैसे एक चीज़ देखी जाती है कि योगी आदित्यनाथ जी की जो छवि वो है वो राष्ट्रवादी हिंदुत्ववादी है, हिंदुत्ववादी, तो आप इसको कैसे देखते हैं? वो तो मैं पहले ही से कह रहा हूँ, तो उनके वादे कुछ और हैं लेकिन है कुछ और। हिंदुत्ववादी तो है ही, और वो मुस्लिम्स को या नॉन हिंदूज़ को वो उस तरह से ट्रीट नहीं कर रहे हैं जैसे। आपसे अभी उनकी मुलाकात हुई? इधर मेरी मुलाकात तो हाल में नहीं हुई, लेकिन एक कॉन्क्लेव था ताज होटल में, उसमें मेरी मुलाकात हुई थी। तो मैंने उनसे एक सवाल किया था। अच्छा, आपने किया? उसमें ये हो रहा था कि जितने भी लोग आ रहे थे, चाहे वो पास्ट चीफ मिनिस्टर हों, चाहे प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हों, चाहे डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स हों और मंत्री हों, तो सब मियाँ मिट्ठू बन रहे थे और अपनी तारीफ़ कर रहे थे। जो आ रहा था वो अपनी तारीफ़ कर रहा था और दूसरे की मजम्मत कर रहा था। तो अल्टीमेटली यहाँ पर योगी साहब भी आए, तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि क्या अपने शहर के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने स्टेट के लिए और अपने मुल्क के लिए ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी मिल के उसकी बहाली की बात करे और जो अच्छी चीज़ें हैं उसको बेहतर करे, तो आपके नज़रिए में क्या बेहतर नहीं होगा? यानी ये चाहते तो हम भी यही हैं। हमने कहा फिर करते क्यों नहीं? आपने कहा। तो ये उनसे मुलाकात हुई थी। उसके बाद में इनसे मुलाकात हुई थी गवर्नर हाउस में। अच्छा। ये 15 अगस्त थी और उसमें गवर्नर साहब थे, ये थे, उनके राइट साइड में केशव प्रसाद मौर्य थे। तो गवर्नर साहब से हमने मुबारकबाद दी, केशव प्रसाद मौर्य को भी मुबारकबाद दी और इनको मैंने आदाब किया। मैंने कहा आपने मुझे पहचाना? तो ये शक्ल देखने लगे। तो गवर्नर साहब कहने लगे कि आपको तो सभी पहचानते हैं। तो मैंने कहा नहीं, आपने पहचाना। अच्छा, आपसे थोड़ा सा ये तंज था। हाँ,
मैंने कहा आपसे मैंने एक सवाल किया था, तो बहरहाल आपको भी मुबारक हो। ये उनसे आखिरी मुलाकात। तो उनका रिएक्शन क्या था जब आपने ऐसे बोला? वॉज कन्फ्यूज। ओके, कंफ्यूज। तो सवाल ही ऐसा था कि एक तो पहले पहचान नहीं रहे थे, या जानबूझ के नहीं पहचान रहे थे, और जब ये सवाल किया तो मतलब कोई एक्सप्रेशंस अच्छे नहीं थे। ओके। सर, मैंने आपकी एक पुरानी एक फ़ोटो देखी थी, उसमें आप अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ आप दोनों की गले मिलते हुए फ़ोटो वो है। सर, वो फ़ोटो कब की है और उस बारे में कुछ बताइए सर। ये फ़ोटोग्राफ है 2002 की। अच्छा। जब ये यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे और प्राइम मिनिस्टर भी। तो ईद के तीसरे दिन बोटानिकल गार्डन्स में इन्होंने ईद मिलन फंक्शन किया था, और उसमें लखनऊ के जो मुअज़्ज़िज़ लोग थे उनको इनवाइट किया था, जो शिया और सुन्नी उलमा थे उनको भी इनवाइट किया था। अच्छा, इनके घुटनों में तकलीफ़ रहती थी तो इनके लिए एक अलग एनक्लोजर बनाया गया था, काफ़ी टाइट सिक्योरिटी थी। तो ये जो खालिद रशीद साहब के वालिद थे अबू तैयब साहब, लालजी टंडन साहब इनके पास आए और कहने लगे कि चल के ईद मिल लीजिए। तो उन्होंने ये कहा कि साहब कहाँ का दस्तूर है, ये कहाँ की रवायत है कि मेहमान जो है वो मेज़बान से जाके मिले, मेज़बान जो है वो आता है मिलने। तो मैं हाजिर हो गया हूँ, लेकिन इतनी तौहीन ना कीजिए कि मैं वहाँ उनसे ईद मिलने जाऊँ। तो वो ऐड गए। अच्छा। उनको देख के शिया उलमा भी ऐड गए, कहेंगे हम भी नहीं जाएंगे। लालजी टंडन साहब ने मौलाना हमीदुल हसन साहब और रूही साहब और ये कल्ब सादिक साहब और उलमा से बात की, वो लोग राज़ी हो गए। तो मिलने के लिए सब जाने लगे। हम लोग 6 लोग थे रॉयल फैमिली ऑफ अवध के। ओके। मैंने भी हादी भाई वगैरह थे, उनसे कहा कि कोई दस्तूर तो है नहीं कि कैदी की तरह और सिक्योरिटी में ईद मिलने जा रहे हैं और बैठ के हाथ मिला रहे हैं। तो हादी भाई कहने लगे कि एक मेमोरेंडम भी देना है, चलिए। तो हमने अपने को सब 6ठे नंबर पर रखा। तो 5वां शख्स जब उनसे हाथ मिला रहा था तो शास्त्री साहब गवर्नर थे, उनके लेफ़्ट साइड पर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा जाफ़र साहब आदाब अर्ज़ है, ईद मुबारक हो। तो मैं स्टेप आउट हो के मैंने उनसे हाथ मिलाया, मैंने कहा आपको भी मुबारक हो। फिर मैं अपनी जगह पर आ गया। 5वां शख्स जब उनसे हाथ मिला के आगे बढ़ा तो मैंने हाथ मिलाया, तो मेरे जहन में एक सवाल आया। मैंने बहुत पहली अंदाज में बहुत धीरे से मुस्कुरा के उनसे कहा कि ईद हाथ मिला के मिलेंगे या गले मिल के। पहले 4-5 सेकंड वो शक्ल देखते रहे, फिर जब डेप्थ उसकी सवाल की समझ में आई तो मसमसा के खड़े हो गए और चिमटा लिया। तो ये उनका जो गेस्चर था स्पॉटिंग, ये मुझे बहुत अच्छा लगा और 4-5 मैंने प्यार भी उनके कर लिए। अच्छा, बहुत से फोटो जर्नलिस्ट जो थे वो नहीं क्लिक कर पाए, तो एक कोरस में आवाज़ आई कि सर एक बार और, एक बार और। तो 4-5 मिनट ये गले ही मिलते रहे। उसकी ये तस्वीर है। अच्छा। सर, हम चाहेंगे अंत में आप हमारे शो के ज़रिए जो ये मौजूदा सरकार है, कल शपथ ग्रहण है, उनसे आप क्या एक आपकी इल्तिजा होगी, गुजारिश होगी, और लखनऊ की आवाम के लिए आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऐ शहर लखनऊ तुझे मेरा सलाम है, तेरा ही नाम दूसरा जन्नत का नाम है। ये वो शहर है शहर नगारा कहें जिसे, गुलदस्ते खराम बहारा कहें। दोबारा इनकी सरकार बन रही है। मेरी उम्मीद यही है कि जो पिछली सरकारों में इन्होंने वादे किए थे उसको नहीं निभाए, इस सरकार में अपना वादा पूरा करेंगे और आवाम के लिए ये तफरक़ा पैदा नहीं करेंगे। इनके लिए कोई फ़िरक़ा वाराना बातें नहीं होंगी। हर अपने शहरी के लिए
तरक्की की बात करेंगे, उनको मौका देंगे बढ़ने का और बराबर से उनको सहारा देंगे। यही मेरी इल्तिजा भी है और उम्मीद भी। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया, और आगे हम फिर से एक नई चर्चा पे आपसे गुफ्तगू करेंगे। इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। ज़रूर। आप देखते रहिए अतिथि उवाच कौशिकी के साथ।